Hey my dear students, what's up? How are you? Dear, आज हम एक नया टॉपिक स्टडी करेंगे एंड दिस टॉपिक इज अबाउट पेपर। पेपर मीन्स जो एग्ज़ाम पेपर होता है उस एग्ज़ाम पेपर के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर क्या क्या टॉपिक रहेगा, क्या क्या डिटेल्स हम स्टडी करेंगे, ये पूरा यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ और इसको एक एक करके हम पूरा समझने की कोशिश करेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू वन थिंग कि अगर आप ये सारे टॉपिक अच्छे तरीके से समझ जाते हो तो आपका जो एग्ज़ाम पेपर होगा, जो बोर्ड का जो पेपर होता है, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सा टॉपिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले है व्हाट वी लर्न, यानी हम इसमें क्या क्या चीज़ सीखेंगे। तो सबसे पहले है टोटल सेक्शन, यानी ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं, यानी पेपर जो होता है एग्जाम पेपर, उसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं, एक हम ये स्टडी करेंगे। देन आफ्टर इच सेक्शन डिस्क्रिप्शंस, यानी हर सेक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सेक्शन सी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद मार्क्स डिवीजन, यानी मार्क्स कितने भागों में डिवाइड होता है वो भी हम करेंगे डिस्कशन। देन आफ्टर वाई सेक्शन सी, इस सेक्शन के बारे में हम क्यों स्टडी करें। देन आफ्टर व्हाट ग्रामर टॉपिक्स लर्न, इसके अंदर क्या क्या ग्रामर हम टॉपिक स्टडी करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर टफ और इजी, यानी ये जो सेक्शन हम डिस्कस करेंगे क्या वो टफ है या इजी है, ये भी टॉपिक रहेगा। रिक्वायरमेंट स्किल्स, यानी इस सेक्शन को करने के लिए हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होना चाहिए। विच बोर्ड आर अवेलेबल, यानी ये जो सेक्शन होते हैं ये सेक्शन को किस किस बोर्ड में अवेलेबल होता है। एंड द लास्ट स्टेप फॉर हूम सेक्शन सी द बेस्ट, यानी वो स्टूडेंट कौन है जिनके लिए सेक्शन सी सबसे बेस्ट होता है। तो डियर, आप देख रहे हो कितने सारे टॉपिक्स यहाँ पर है जो हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ टोटल सेक्शंस, यानी एक जो एग्ज़ाम होता है, जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, लाइक 10th का होता है या 12th का होता है, उसमें टोटल सेक्शंस कितने होते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। वैसे देखो, जो भी इंडिया की अगर मैं बात करूँ, आउट ऑफ इंडिया का मुझे आई डोंट हैव एनी नॉलेज, बट इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर सेक्शन 2, 3 या 4 होता है। ठीक है। एमपी बोर्ड का अगर मैं बात करूँ या फिर सीबीएसई बोर्ड का अगर बात करूँ, उसमें 3 या 4 सेक्शंस तो होती है। तो आप एवरेज मान के चलो कि एक जो पेपर होता है उस पेपर के अंदर 4 सेक्शन होता है ना। पहला सेक्शन जो होता है वो होता है सेक्शन ए, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होता है वो सेक्शन होता है सेक्शन बी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन होता है वो कौन सा सेक्शन होता है, सेक्शन सी। एंड द लास्ट जो सेक्शन होता है वो सेक्शन कौन सा होता है, सेक्शन डी। तो ये हमने पहला टॉपिक कवर कर चुके हैं, टोटल सेक्शन, यानी पहला जो टॉपिक था टोटल सेक्शन, ये हमने स्टडी कर चुके हैं और हम समझ भी गए, ठीक है। तो टोटल सेक्शंस कितने होते हैं, टोटल सेक्शंस 4 होते हैं। पहला सेक्शन होता है सेक्शन ए, देन आफ्टर होता है सेक्शन बी, देन सेक्शन सी और देन सेक्शन डी। इन चारों को मिलाकर क्या बनता है, एक पेपर बनता है, एग्जाम का पेपर, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो, ठीक है। ग्रेजुएशन में भी अगर आप करोगे तो उसमें भी सेक्शंस 4 या सी तो होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये सेक्शन और ये सेक्शन क्या करते हैं, कॉम्बाइन करते हैं, इस टाइप से हो जाता है। अगर ऐसा कभी हो तो फिर उस समय 3 सेक्शन हो जाते हैं। ये तो रहता ही है, इट इज़ अ कंपल्सरी, सेक्शन एक रहता ही है और ये वाला पार्ट भी रहता है। बस कभी कभी क्या होता है, इसको और इसको अलग अलग पार्ट बना दिया जाता है और कभी कभी इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, ये सेक्शन सी सेक्शन बी के अंदर आ जाता है और जो सेक्शन डी है वो इधर कन्वर्ट हो जाता है। तो या तो 3 सेक्शन होते हैं या फिर 4 सेक्शन होते हैं, हम 4 सेक्शन ही मान के चलते हैं, ओके। तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आता है ईच सेक्शन डिस्क्रिप्शन। अब देखो क्या होता है कि जो 10th का या 12th का जो बोर्ड पेपर होता है,
चाहे वो स्टेट लेवल का हो या CBSE लेवल का हो। उसमें क्या होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। सेक्शन ए के अंदर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है वो ये वाला मोटिव है। सेक्शन सी हमारा ये वाला मोटिव, ठीक है। आप मेरा अगर जिस प्लेलिस्ट में आए हो वो एक्चुअली में सेक्शन सी है, पर सेक्शन सी के पहले हम ये दोनों डिस्कस कर लेंगे तो क्या होगा, विच विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड सेक्शन सी। इसलिए मैं थोड़ा सा सेक्शन सी के पहले थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेपर में टोटल कितने सेक्शंस होते हैं और हर सेक्शंस के अंदर क्या क्या होता है। सेक्शन ए जो होता है इसके अंदर होता है आंसिंग पैसेज। क्या होता है, आंसिंग पैसेज होते हैं और जो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर जो होता है ये होता है राइटिंग सेक्शन, ठीक है, जो कितने मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का। और सेक्शन सी के अंदर जो रहता है वो ग्रामर होता है, जो होता है 15 मार्क्स का। और सेक्शन बी जो होता है वो होता है लिटरेचर या फिर इसको बोल सकते हो टेक्स्ट, जो 50 मार्क्स का, ठीक है। अगर 100 का पेपर होता है, अगर 80 का पेपर होता है तो क्या होता है, यहाँ पे नंबर डिडक्ट होता है। ये तो 50 मार्क्स का रहता है, ये भी 50 मार्क्स का रहता है, ये भी 20 मार्क्स का रहता है, यहाँ पे नंबर कम हो जाता है, ये 30 मार्क्स का रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक नॉर्मली पेपर डिस्क्राइब होता है 100, या तो 100 का पेपर हो या फिर 80 का पेपर हो। मैं यहाँ पे इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूँ, है ना, नॉट टेलिंग अबाउट फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री। मैं यहाँ पे इंग्लिश पेपर की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश का पेपर दे रहे हो लाइक 10th या 12th में, तो उसमें ये 4 सेक्शंस होते हैं या फिर 3 सेक्शंस होते हैं, और हर सेक्शन में इस तरीके से डिस्क्राइब होता है, लाइक आंसिंग पैसेज, राइटिंग सेक्शन, या फिर ग्रामर, या फिर लिटरेचर। आंसिंग पैसेज आपको पता ही है कि वो पैसेज होते हैं जो लाइक कोई न्यूज़ से दिया जाता है, न्यूज़पेपर से दिया जाता है, मैगजीन से दिया जाता है, टीवी चैनल से दिया जाता है, कुछ भी उठा के दे देंगे कहीं से, वो टॉपिक देंगे जो आपको कभी भी आपने कभी पढ़ा है। फिर उस पैसेज को पढ़कर आपको क्या करना पड़ता है, आंसर लिखना पड़ता है, ठीक है। और बहुत अच्छा टेक्निक होता है, आप इसका प्लेलिस्ट में चले जाओगे तो आपको आंसिंग पैसेज का पूरा डिटेल मिल जाएंगे। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, आंसिंग पैसेज का एक अलग ही प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, उसके अंदर आप चले जाओगे तो ये जो सेक्शन ए है उसके अंदर जो आंसिंग पैसेज आते हैं, मैंने पूरा डिटेल में वहाँ पे समझा रखा है कि आंसिंग पैसेज क्या होता है, आंसिंग पैसेज कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, कैसे नंबर पाते हैं, ठीक है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसी प्रकार सेक्शन बी का भी एक अलग सा प्लेलिस्ट वहाँ पर है, उसके अंदर भी जो राइटिंग सेक्शंस होते हैं वो पूरा डिटेल में आपको मिलेंगे, क्या क्या राइटिंग सेक्शंस होते हैं, किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, वो सारे आपको मिलेंगे। इसी प्रकार सेक्शन सी अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि ये मैंने प्लेलिस्ट अभी न्यू बनाया है, तो इसके अंदर जो भी डिटेल रहेगा वो आपको आज यहाँ पे मिलेगा। तो सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शन हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे, और सेक्शन डी जो होता है वो लिटरेचर होता है, यानी टेक्स्ट बुक होता है, जो भी आपका 10th में या 12th में बुक्स है, लाइक फ्लेमिंगो, विस्तार या फर्स्ट फ्लाइट मूवमेंट, जो भी बुक्स है उसमें से जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, लाइक शॉर्ट क्वेश्चन, स्टैंजा या लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सारे लिटरेचर पार्ट के अंदर आता है। इसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, इसके अंदर आप चले जाओगे तो आपको पूरा डिटेल A to Z आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। जो इस सेक्शन जो होते हैं वो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया, तो सिर्फ टोटल सेक्शंस कितने होते हैं एक बार रिव्यू कर लेते हैं। 4 सेक्शन या 3 सेक्शंस होते हैं जो मैंने बता दिया। हर सेक्शंस के अंदर क्या क्या टॉपिक रहता है तो वो भी मैंने बता दिया। सेक्शन ए के अंदर आंसिंग पैसेज होता है, सेक्शन बी के अंदर राइटिंग सेक्शन होता है, सेक्शन सी के अंदर ग्रामर होता है, और सेक्शन डी के अंदर लिटरेचर होता है। अब हम करेंगे सेक्शन सी इंट्रोडक्शन। तो देखो सेक्शन सी इंट्रोडक्शन ये तो मैंने ऑलरेडी थोड़ा सा बता दिया है, फिर भी मैं बता दूं। ये सेक्शन सी जो होता है ये ग्रामर सेक्शन होता है, ठीक है। और ग्रामर में 2 पार्ट ग्रामर होता है ना। कैसे होता है, पहला नंबर 10 मार्क्स का होता है और दूसरा होता है 5 मार्क्स, ठीक है। पहला जो 10 मार्क्स का होता है ये अलग अलग होता है, चूज करेक्ट ऑप्शन और मैच द कॉलम और फिलिंग द ब्लैंक्स।
ठीक है। तो एक तो ये 10 नंबर का होता है, और जो ये 5 नंबर्स का होता है ना, ये जो 5 नंबर्स का होता है, ये होता है डू एज डायरेक्टेड, यानी डू एज डायरेक्टेड। तो जो ग्रामर सेक्शन होते हैं पहला वाला पार्ट में, इसमें ग्रामर सेक्शन में मान लो 4 नंबर और 5 नंबर। तो 4 नंबर में 10 नंबर का रहता है, एक एक नंबर का 11 रहता है, उसमें से कोई भी 10 करना पड़ता है। तो उसके अंदर अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि 10 के 10 क्वेश्चन चूज द राइट ऑप्शन दे, चूज करना है राइट है या रॉन्ग, 3 ऑप्शन दे। या भी कभी कभी ऐसा होता है मैच का कॉलम रहता है, आपको मैच करना है, या कभी कभी फिलिंग द ब्लैंक्स रहता है, आपको फिलिंग द ब्लैंक्स। इस टाइप से बेसिक्स ग्रामर होते हैं, दोज ग्रामर्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो 8 क्लास 7 क्लास 6 क्लास, बहुत ईजी रहता है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, तो 10 नंबर आराम से आप ला सकते हैं। ये वाला जो पार्ट रहता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है। इसमें 5 नंबर रहता है, इसको बोलते हैं डू एज डायरेक्टेड, यानी आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके ब्रैकेट में लिख दिया जाएगा कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आगे हम डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। तो इस टाइप से डिस्क्रिप्शंस होते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने टॉपिक बता दिया। सेक्शन सी इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेक्शन सी यानी ग्रामर सेक्शंस होता है, इसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, पहला 10 नंबर का, दूसरा होता है 5 नंबर का। इसके बाद आता है मार्क डिवीजन। देखो मार्क डिवीजन भी मैंने बता दिया कि 5 और 10 का रहता है, ठीक है। अब आता है वाई सेक्शन सी। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वाई सेक्शन सी। ये सेक्शन सी हम क्यों करेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। सेक्शन सी इसलिए हमको करना चाहिए क्योंकि इसमें मार्क्स लाने का बहुत अच्छा तरीका होता है, ठीक है। वाई सेक्शन सी, वाई सेक्शन सी, पहला तो ये होता है ये हमको मार्क्स में हेल्प करता है, मार्क्स में हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा होता है टाइम सेव होता है। अब आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखो क्या होता है, ए सेक्शन के अंदर क्या होता है, आंसरिंग पैसेज होता है। ये जो आंसरिंग पैसेज होती है इसमें क्या होता है, हालांकि हमको कुछ भी याद तो नहीं करना है, लेकिन अगर हम आंसरिंग पैसेज को पढ़ने जाएंगे तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है, मिनिमम 10 मिनट 15 मिनट, और फिर आंसर ढूंढना पड़ता है। इसी प्रकार अगर आप सेक्शन डी में जाओगे तो उसमें भी क्या रहता है, राइटिंग सेक्शन रहता है, लाइक लेटर, एप्लीकेशंस, नोटिस। तो उसमें भी जब हम राइट करने जाते हैं तो क्या लगता है, सेम टाइम लगता है। और सेक्शन डी, ये जो डी सेक्शन होता है इसका तो कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो पूरा लिखने के काम है, मतलब ओनली राइटिंग एंड राइटिंग, राइटिंग एंड राइटिंग से लिखो और लिखो। लेकिन ये जो सेक्शन डी होता है, ये जो सेक्शन सी होता है ना, इसमें भी लिखना पड़ता है लेकिन बहुत कम। मतलब आप यूँ समझ लो, अगर आपको थोड़ा सा बेसिक्स ग्रामर नॉलेज है ना, अगर ग्रामर्स की नॉलेज है, या फिर आपको जो टीचर पढ़ा रहे वो अगर तगड़ा टीचर है, बहुत माइंडेड टीचर है, बुद्धिमान टीचर है, तो मैं यूँ कह रहा हूँ 5 से 10 मिनट के अंदर आप सेक्शन सी कंप्लीट कर लोगे और बड़ी आराम से आप 15 नंबर लेकर आ जाओगे, ठीक है। तो इसलिए मेरा ये थॉट है कि सेक्शन सी हम हर स्टूडेंट्स को करना चाहिए। इससे क्या होता है, मार्क्स भी आपको इजीली मिल सकता है। अगर 15 में से आप 10 नंबर भी लेकर आ जाते हो तो आराम से 100 की पेपर अगर होता है उसमें से 35 का चांसेस रहता है, तो 35 में से 10 नंबर अगर आप ग्रामर में लेकर आ जाओगे, 10 नंबर अगर आप राइटिंग सेक्शन में लेकर आ जाओगे, 20 नंबर इधर है ना, 10 नंबर आप राइटिंग सेक्शन में लेकर आ जाओगे, आंसर पैसेज लेकर आ जाओगे, आराम से 35 नंबर लेकर आ जाओगे। तो यानी कोई स्टूडेंट्स अगर उतना पढ़ने में भी मस्त नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आराम से वो हर सेक्शन में से थोड़ा थोड़ा करके पासिंग तो निकल ही जाएगा उसका। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि सेक्शन सी को हमको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए। पूरा का पूरा वो जो सेक्शन डी है ना, लिटरेचर, उसमें हमें टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए,
हमें सेक्शन सी को भी थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो बिल्कुल ईजी रहता है। हाँ, अगर आपका माइंड नहीं है, अगर आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हो तो फिर इसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको करना चाहिए, इससे आपको मार्क्स मिलेगा और टाइम भी बहुत शॉर्ट मिलेगा, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर फटाफट आप कर सकते। मैं भी बचपन में सेक्शन सी, मतलब मेरा फेवरेट था सेक्शन डी एंड सेक्शन सी। सेक्शन डी तो मैं लास्ट में करता था क्योंकि इसमें पूरा रटने का काम है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि सेक्शन सी हमको क्यों करना चाहिए। अब आता है कि इसमें हमको कौन कौन सा ग्रामर टॉपिक हम सीखेंगे, जो मैं आपको कह रहा हूँ। ये जो सेक्शन सी ग्रामर है, इसमें हम कौन कौन सा टॉपिक करेंगे तो वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, सेक्शन सी के अंदर कौन कौन सा ग्रामर हम करेंगे। वैसे इसके अंदर तो ग्रामर तो पूरा रहता है, फिर भी हम कौन कौन सा कवर करेंगे वो मैं बता दूँ। What grammar topics included? What grammar topics include? तो देखो, जो डू है, मेरा सबसे पहले टारगेट क्या है, डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड जो मुझको करना है, हम जो करेंगे इसके अंदर एक तो रहेगा इफ, डू रहेगा अनलेस, ठीक है, सी रहेगा सो दैट, ठीक है, डी रहेगा फिर वापस सो दैट, लेकिन दोनों में अंतर है, ठीक है, ई में रहेगा टू टू, ठीक है, और एक रहेगा नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है, एक रहेगा क्वेश्चन टाइप सेंटेंस, ठीक है, क्वेश्चन टाइप सेंटेंस रहेगा। उसके बाद एक रहेगा वॉइस, पैसिव वॉइस, अक्सर आता है पैसिव वॉइस, ठीक है, और एक रहेगा टेंस, ये टेंस भी आता है कि प्रेजेंट टेंस से पास्ट टेंस में कन्वर्ट करो या पास्ट टेंस से फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करो, ये भी आता है जीएच, ठीक है। और एक नरेशंस भी कभी कभी आता है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें हैं इस टाइप से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स, अब जो 10 नंबर वाले कहा था, ये जो 10 नंबर, ये तो 5 नंबर का रहता है ना, एक मैंने जो कहा था 10 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, आर्टिकल यानी कि एएनडी, है ना, एक मॉडल्स, ठीक है, इस टाइप से मॉडल्स, आर्टिकल्स, यही सब को कवर कर लेंगे तो आराम से आपको मार्क्स मिल सकता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये अंडरस्टैंड। तो ये वाला टॉपिक है। अब क्वेश्चन आता है क्या ये टफ है या इजी है। देखो, वैसे कोई भी चीज़ टफ नहीं होता है। पहले तो आपको मैं ये बता दूँ, there is nothing by which you feel that it is very tough, or there is nothing by which you feel it is very easy. सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस। तो ये टफ है या इजी है। देखो, मैं सीधी सी बात बताऊं, अगर आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई ध्यान से की, आपका ग्रामर्स में नॉलेज अच्छा है, तो आपके लिए अभी जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इजी रहेगा। लेकिन आपने स्टार्टिंग से पढ़ाई बिल्कुल नहीं की, आपने बिल्कुल रट के पास किए, तो आपके लिए टॉपिक इजी है। पहला तो ये कंडीशन, ठीक है। यानी अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है तो इजी, और प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो टफ। कैसे? जैसे मान लो कोई स्टूडेंट अगर 11th क्लासेस में पढ़ाई नहीं किया, 11 मान लो उसने 10th के बाद आर्ट्स ले लिया या कॉमर्स ले लिया, कॉमर्स उसने ले लिया लेकिन 11 में बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, उसने डायरेक्ट जाके 12th में पढ़ाई कर रहा है। मतलब 11 में पढ़ाई तो की, लेकिन जैसे तैसे करके उसने रट के पास हो गया। अब जब 12th में जाएगा तो उस स्टूडेंट को प्रॉब्लम आना ही है, क्योंकि उसको डेबिट क्रेडिट जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट था वो उसका नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट ने 11 में कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखा है, उसको 12th में प्रॉब्लम होगा। सिमिलरली मान लो
जो स्टूडेंट ने 7th क्लास 8 क्लासेस में 9 क्लासेस में जो फिजिक्स केमिस्ट्री के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसने अगर उस चीज़ को ध्यान से नहीं पढ़ा होगा तो डायरेक्ट जब 10th के बाद 11th में जाएगा तो उसका जो साइंस का फॉर्मूलाज होते हैं जो मैथ्स का फॉर्मूलाज होते हैं उस स्टूडेंट को मेनी प्रॉब्लम्स फेसिंग करना क्योंकि उनका बेसिक प्रीवियस नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट को इन सारी चीज़ों का नॉलेज है उनको उतना प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको प्रीवियस नॉलेज है क्योंकि हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7 8 क्लासेस में बहुत सारे ग्रामर्स कर चुके हैं तो वही ग्रामर घुमा फिरा कर थोड़ा सा उसको मिक्सअप करके 9th 10th में दिया जाता है। फिर 9th 10th तक हमने जो ग्रामर किया उसको 11th 12th में दिया जाता है। फिर 12th तक हमने जो भी ग्रामर किया उसी को कॉलेज में दिया जाता है। ग्रामर की कोई ऐसा नहीं कि ग्रामर अंत नहीं है, ग्रामर का अंत है, बस उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस बना दिया है। तो प्रीवियस नॉलेज है तो आपको इजी फीलिंग होगा, लेकिन अगर आपको प्रीवियस बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो आपको टफ फील। पहला रीज़न मैंने बताया। दूसरा रीज़न है अगर मान लो आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है और आपको जो पढ़ाने वाले हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो नॉर्मल आपको पढ़ाए तो आपको टफ लगेगा। लेकिन मान लो कोई प्रीवियस नॉलेज नहीं है फिर भी जो पढ़ाने वाला है, मान लो आपने कह दिया कि सर हमने तो 8 तक जो ग्रामर किए थे वो तो भूल गए पर आपको 9 से नया से पढ़ा। मान लो वो टीचर बहुत दमदार है, वो ट्रेनर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपको उतना टफ फीलिंग नहीं होगा, वो बड़ी आसानी से टेक्निक से आपको सिखाएंगे तो आप टफ को ईजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन है कि आप प्रीवियस नॉलेज है तो ईजी फीलिंग होगा, और दूसरा कंडीशन है कि अगर प्रीवियस आपको नॉलेज नहीं है लेकिन टीचर बहुत अच्छा है तो अभी भी आप उसको सीख कर अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लो प्रीवियस नॉलेज भी नहीं है और टीचर भी दमदार नहीं है, बस नोट्स दिए जाते हैं, IMP दिए जाते हैं इधर उधर से, तो फिर आपको प्रॉब्लम है। ठीक है। तीसरा एक चीज़ बता दूं, अगर मान लो आपको ऐसा फील होता है कि मुझे प्रीवियस नॉलेज नहीं है, ठीक है, और मेरा जो ट्रेनर है वो भी उतना दमदार नहीं है, तो एक काम करना, मार्केट में बहुत सारे आपको आपका इस प्रकार के परीक्षा बोर्ड बहुत सारे गाइड बुक मिलता है जिसमें 10 साल 20 साल का पूरा क्वेश्चन रहता है, उसके अंदर सेक्शन सी रहेगा। ठीक है, उस सेक्शन सी को आप रोज प्रैक्टिस करना तो आपका ये सॉर्ट आउट हो जाएगा। बाकी आपको जो किसी स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आते यूट्यूब चैनल पे तो इसमें तो आपको पूरा टेक्निक में बता ही दूंगा, लेकिन इसके बाद प्रैक्टिस का भी आप बेहतर बना सकते हो। अगर मान लो आपकी प्रीवियस नॉलेज नहीं है और आपको जो पढ़ाने वाले उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी कारण से स्कूल नहीं जा पाते हो, तो आप ये टेक्निक अपना सकते हो कि यहाँ से आप टेक्निक सीख लो और प्रैक्टिस के लिए जो परीक्षा बोर्ड आता है जो मिलता है, मैंने एक्चुअली परीक्षा बोर्ड उतने यूज़ नहीं करता हूँ IMPs वगैरह के लिए, बट आप इसका हेल्प ले सकते हो, मार्केट में बहुत सारे मिलता है उसमें 10 साल 20 साल का पूरा क्वेश्चन रहता है सेक्शन सी में, तो आप जब उसको प्रैक्टिस करना तो आपको आराम से 15 में से 10 नंबर 12 नंबर तो मिल ही जाए, पर करना जरूर है। सेक्शन सी कंपलसरी रहता है, अगर आप नहीं करोगे ना तो मार्किंग पाने का चांसेस थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि टफ इजी कैसे होगा, इजी कैसे होगा, टफ कैसे। नेक्स्ट आता है रिक्वायरमेंट स्किल्स। तो रिक्वायरमेंट स्किल में भी मैंने आपको वही कहा कि इसमें एक ही चीज़ है, देखो डियर, प्रैक्टिस करो, है ना, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आपका जो कैपेबिलिटीज़ है एग्ज़ाम में वो बढ़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है 3 घंटे का टाइम है ना, 3 घंटे का टाइम होता है। अगर हम हर एक सेक्शन को 1-1 घंटे करके देंगे या 45 मिनट्स करके देंगे तो आराम से 3 घंटे हो जाता है। किसी भी एक सेक्शन में हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, इसलिए आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। आप अगर यहाँ से कुछ भी सीखते हो, स्कूल से भी कुछ भी सीखते हो, तो जो कुछ भी सीखते हो लिमिटेड में मत रहो। अगर आप सो दैट का इस्तेमाल सीख रहे हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंस प्रैक्टिस करो तो आप आराम से पेपर में फटाफट कर सकते हो। ठीक है, मिस्टेक कर रहे हो, प्रॉब्लम वो नहीं है, मिस्टेक क्यों कर रहे हो आपको ये फाइंड आउट करना है, और उस फाइंड आउट को अपने ट्रेनर से, अपने टीचर से पूछो। ठीक है, कि सर आई एम डूइंग लाइक दिस मिस्टेक अगेन एंड अगेन, प्लीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में बस यही है कि आप प्रैक्टिस करते रहो तो आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। व्हिच बोर्ड आर अवेलेबल, देखो सेक्शन सी जो रहता है ना, ये जो ग्रामर्स होते हैं ना, नॉर्मली मैं यहाँ पे भी चीज़ बताऊँ कि बोर्ड मैं इंडिया के बाहर का नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इंडिया के बाहर का क्या है, लेकिन अगर मैं CBSE का कहूँ तो इसमें भी सेक्शन सी होता है, और स्टेट बोर्ड का बोलूँ
इसमें भी सेक्शन सी होता है, लेकिन सेक्शन सी के अंदर ये जो फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न जो होता है, और इसमें भी जो फर्स्ट पैटर्न होता है और सेकंड पैटर्न होता है, सीबीएसई का ना थोड़ा सा अलग होता है। इसका जो ग्रामर्स होते हैं ना फिर एडवांस लेवल का होता है। वो इसलिए क्योंकि सीबीएसई में 8 क्लासेस के बाद ही ग्रामर बंद हो जाता है, यानी 8 क्लास में बच्चों को पूरा ग्रामर सिखा दिया जाता है, 9 से कोई ग्रामर्स नहीं है। तो उनका जो ग्रामर लेवल होता है काफ़ी हाई लेवल होता है, कॉम्प्लिकेशन लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ग्रामर्स होता है। तो सीबीएसई बोर्ड में भी ग्रामर्स आता है, लेकिन अलग आता है। मैं इस प्लेलिस्ट में जो ग्रामर समझाऊंगा, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, वो मैं स्टेट लेवल का अपलोड करूँगा, लाइक एमपी बोर्ड का मान लो, है ना, WD का वो मान लो, क्योंकि मुझे 2 बोर्ड का ही नॉलेज ही ज़्यादा था, बाकी बोर्ड का मुझे नॉलेज नहीं है, हो सकता है कहीं हेल्प हो जाए। तो मेरा जो मेन पर्पज़ है एमपी बोर्ड का ही है। तो एमपी बोर्ड के हिसाब से मैं आपको इस वीडियो में जो भी वीडियोस अपलोड करूँगा वो एमपी बोर्ड से रिलेटेड रहेगा। तो सेक्शन सी हर में रहता है, कुल मिलाकर सेक्शन सी हर एक बोर्ड में रहता है, बस जो ग्रामर्स का पैटर्न होता है वो अलग। लास्ट जो है इसके लिए ये सेक्शन सी। देखो मैंने आपको यहाँ पर एक यही वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ था कि सेक्शन सी हमें क्यों सीखना चाहिए। वापस से वही चीज़ मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि सेक्शन सी किन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है ना। देखो पहला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपर्स के टारगेट बनाते हैं, ठीक है। दूसरा है जिनको क्लास में जिनको मार्क्स के प्रति थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन है, यानी अवेयरनेस है, उनके लिए सेक्शन सी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा है जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई स्टूडेंट इंग्लिश में बहुत वीक है, उनके लिए सेक्शन सी वेरी 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 इम्पोर्टेंट। देखो जो मार्क्स टॉपर के लिए टारगेट बना रहे, ऑब्वियसली मतलब जो टारगेट बना रहे टॉपर बनो, इसका मतलब उसकी इंग्लिश पकड़ में काफ़ी अच्छी है, तो वो हर सेक्शन से मार्क्स तो निकाल ही लेंगे। तो ऑब्वियसली वो सेक्शन सी उनके लिए सेक्शन सी की उस पे अच्छा है क्योंकि उनको टॉपर बनना है। जिनको मार्क्स की अवेयरनेस है, मतलब मार्क्स की अवेयरनेस मतलब जैसे मान लो 80% लाना है तो घर पे मम्मी बहुत मारेंगे, पापा बहुत मारेंगे, 70% लाना है, इसलिए किसी किसी को रहता है ना, ये तो टॉपर के लिए। ये मार्क्स अवेयरनेस जब कम लाएंगे तो पीटेंगे, दक्षिणा मिलेगा, तो उनको भी सेक्शन से तो यूँ करेंगे ही। लेकिन जो इंग्लिश में बहुत वीक होते हैं, जैसे मान लो आप रट के पढ़ाई कर रहे हो, रट के पढ़ रहे हो, जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, मतलब बहुत कमज़ोर है, पूरा IMP के सहारे नोट्स के सहारे एग्ज़ाम दे देकर पास हो रहे, उनके लिए सेक्शन सी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हो सकता है वो आंसरिंग पैसेज में से प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाए, या फिर जो टेक्स्ट बुक है उसमें से प्रॉपर आंसर नहीं लिख पाए, या फिर मान लो जो राइटिंग सेक्शन है मान लो उसमें वो सही ढंग से ट्रांसलेट नहीं कर पाए, तो इसमें ऑलरेडी इनका मार्क्स कम होता जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनके लिए सेक्शन सी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जैसे मैंने कहा, इसमें कहा था ना, इसमें मार्क्स बहुत क्या बोलते हैं उसको, अच्छा मिल जाता है कम समय में। इसलिए अगर आप इंग्लिश में बहुत वीक हो, आप रीडिंग अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो आप सेक्शन सी को डेफिनेटली ध्यान से सीखो, तो उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो ये मैंने जो आने वाले टाइम में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा इस प्लेलिस्ट के अंदर, उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन था, एंड आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आया होगा। आप इसको ध्यान से समझो और ध्यान से बार बार रिपीट करके देखो। कोई भी डाउट अगर आपको हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करना, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। एंड नेक्स्ट टाइम फिर एक न्यू टॉपिक वीडियो लेकर आऊँगा, तब तक के लिए